हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आज आपकी क्लास ग्राफ और तालिका की नहीं हो पाई है, वो क्लास आपको मिल रही है। ठीक है भाई, वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ग्राफ से इसलिए शुरुआत करने वाले हैं कि आप लोग क्या ना पूरा लाइव सेशन अटेंड तो करते हो, लेकिन ग्राफ को ज़्यादा वेटेज देना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आरेख दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, होता बहुत आसान है, केवल आपको ये समझ में आ जाए करना क्या है। जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि इस ग्राफ में क्या दिया गया है कि वर्ष 1993 में व्यय यानी खर्च, बचत, व्यय यानी खर्च होता है और ये बचत की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में दी गई है। और सबसे अच्छा ये है कि जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर दी गई है, इससे एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा ग्राफ है वो कितनी वैल्यू तक जा रहा है, कितना प्रतिशत है। और प्रतिशत व्यय जो है यानी जो खर्च होगा वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किस में खर्च किया है, भोजन में, बचत में, कपड़ा में और मकान में, शिक्षा में, परिवहन में, अन्य में जो खर्चा किया वो आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा ये गया है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है। अब भोजन कहाँ पर है, भोजन ये, भोजन में व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है। अगर आपने देखा तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। भोजन में आपने देखा, भोजन में व्यय की गई राशि प्रतिशत में कितनी दी गई है, 20। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई सभी प्यारे भाई बहन। 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो बहुत आसान था। आपने ग्राफ देखा और देखने के बाद में एनालिसिस करके आंसर निकाल दिया। इसके बाद में अगले प्रश्न में ये कह रहा है, देखो 82 नंबर में, कि कपड़ों पर व्यय की गई, ये कपड़े हैं, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। यानी कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो देखो भाई बचत कितना है, बचत की अगर बात करोगे तो 12.5 है और कपड़े की बात करोगे तो 15 है। तो 15 कितना अधिक है 12.5 से, ये निकालना है। गुणा कर दो 100 से, क्योंकि प्रतिशत में जब निकालोगे तो 100 से गुणा करना होता है। यानी कपड़ा जो है, कपड़ा पर किया गया व्यय बचत से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखो भाई, जब माइनस करोगे 15 से 12.5 को तो 2.5 यानी आपको 2.5 मिल जाएगा। और 12.5 यहाँ पर दिया गया, दशमलव से दशमलव आपको हटा देना है। ठीक है, और एक काम कर लेना, 25 बन जाएगा, 25 से 125 को डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, और इस 5 से 100 को डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 20। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर 20% आ गया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या नहीं समझ आया आपको, एक बार कमेंट करिए। सबको समझ में आ गया, इतनी बात आ गई सबको समझ में। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 20% आ जाएगा कि कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, देखो वर्ष 1993 की बात ही कर रहा है और एक परिवार की बात कर रहा है। कह रहा है इसकी जो कुल आय है वो 1 लाख रुपए थी, इसकी जो कुल आय थी वो 1 लाख रुपए थी। तो कह रहा है कि 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी। अब देखो बचत आपको पता है कि 12.5 है। ठीक है, 12.5% में है। ठीक है, और आपकी जो सैलरी है, आय है, यानी परिवार की जो कुल आय है वो 1 लाख रुपए है। तो कह रहा बचत इसमें कितनी की है इसने, तो 1 लाख रुपए में
आप क्या करोगे 12%, 12.5% निकाल दो। ये दशमलव हटाओगे, एक जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, कितना बचा? यहाँ पर 100 बचा और इधर पर 125 बचा। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12,500। 12,500 यहाँ पर मिल गया, जो कि क्या है? कुल बचत है। 12,500 जो आपको मिला है, ये क्या है? कुल बचत है। भैया गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। समझ आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमें कमेंट करके आप बताइए। समझ आ रहा है सबको अच्छे से? देखिए 1 लाख रुपए 1993 में परिवार की कुल आय थी। तो कह रहा था 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी? तो बचत पता है कितने प्रतिशत है? 12.5% है। तो 1 लाख का 12.5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। बिल्कुल, खुश रहो भाई, खुश रहो। रोहित मिश्रा, जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए भाई। 84 नंबर पे आ जाओ। 84 नंबर पे कह रहा परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय। अब देखो परिवहन पर व्यय की बात कर रहा है, और अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। मतलब परिवहन का जो व्यय है किसके व्यय के बराबर प्रतिशत है। देखो परिवहन वाली वैल्यू का है, परिवहन ये है, ठीक है, और भोजन ये। आई थिंक परिवहन का जो है 20% खर्च है और भोजन पर भी 20% खर्च है। भोजन पर 20% खर्च है और परिवहन पर 20% खर्च है, तो दोनों का बराबर है। यही पूछ रहा था आपसे तीसरे वाले प्रश्न, चौथे वाले प्रश्न में, कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय 20%, अन्य किस मद पर? तो किस मद पर? भोजन, भोजन वाले मद पर किया गया व्यय 20% है, दोनों का बराबर है, यही पूछ रहा था। तो भोजन ऑप्शन नंबर सी कर लोगे यहाँ पे। समझ आ गया भाई? सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से। अरे आशीष यादव, ऐसा बिल्कुल मत समझा करो। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 85 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने हंसते खेलते कर लिया, इसको भी हंसते खेलते कर लोगे। परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है? परिवार की जो बचत है किस पर किए गए व्यय से अधिक है? आ जाओ। तो ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में देख लो क्या क्या है। मकान है, परिवहन है, कपड़ा है और अन्य है, ठीक है। अब आपको ये देखना है परिवार की जो बचत है वो निम्न में से किए गए व्यय से अधिक है। तो देखो बचत किससे किससे अधिक है। बचत के लिए अगर देखोगे आप तो बचत ये दिया गया है, बचत 12.5 है, जो कि मकान से भी अधिक है, मकान से अधिक है और शिक्षा से अधिक है। इन दो मद से अधिक है, इन दो मद से अधिक है, एक मकान और एक शिक्षा। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। मकान दिया है तो मकान सही कर लेंगे, मकान दिया है तो मकान सही कर लेंगे, ठीक है भाई। परिवार की जो बचत है वो इन दिए गए मदों से, इन दिए गए मदों से, आपसे पूछा गया इन दिए गए मदों से किए गए व्यय में सबसे अधिक किसमें? तो परिवार से, मतलब कम के लिए बोला है, कम। हाँ, अधिक बोले या कम बोले बात तो वही है ना, मतलब बचत से कम कौन है और बचत किससे अधिक है। तो कहने का तरीका तो वही है ना कि बचत को ही तो हम ज़्यादा बता रहे हैं। तो मकान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको समझाना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि ये PDF फैल गई है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्राफ का डोज पहले देंगे। चलिए क्लास डिस्टर्ब ना करें, कंटिन्यू रहने दें। पहला क्वेश्चन ये है, गांधार
एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? जल्दी से आंसर कर लो फटाफट से, जल्दी से आंसर कर लो भाई फटाफट से, ज़्यादा समय मत लगाइए, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, ज़्यादा समय मत लगाइए। कह रहा है गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो आंसर कर लेंगे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड नंबर है दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरे का आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। आशीष यादव, मोनिका यादव, दिव्या, राजशिखा, विनीता मिश्रा और सभी लोग आंसर करिए। प्रतिभा वर्मा, रोहित भाई क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, आप बातचीत नहीं करिए। पल्लवी सिंह, इंदिरा आंसर करिए भाई। मुस्कान, साक्षी वर्मा, पुनीता, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो लोग धनुष कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर है, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि महाबलीपुरम स्थित देखिए अगर एकाश्रम मंदिर दिया है तो भी आपको ध्यान रखना है रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूनम निषाद, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर करिए जल्दी से, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। दिव्या ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रही हैं। आशीष यादव और भी लोग आंसर करिए फटाफट से। तीसरे नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि भारत पर आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? शिवम मिश्रा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर करेंगे चौथे नंबर पे सभी प्यारे भाई बहन कि भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। देखिए चौथे नंबर पे आंसर आना शुरू हो गए हैं। आशीष यादव, दिव्या, रंजीत पाल, विनीता मिश्रा, मुस्कान, प्रतिभा, श्वेता दुबे, पुनीता बहुत बढ़िया, बबीता यादव, साक्षी वेरी गुड, पल्लवी, आदर्श। देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पे राइट आंसर सी करेक्ट कर लेना होगा, जिसमें दिया गया है तारीखें, क्या दिया है? तारीखें फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा चौथे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा नंबर है, इसमें आपसे कह रहा है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? पांचवें नंबर पे सही आंसर सी कर लेंगे, जयचंद। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदायन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है छठा नंबर। छठे में आपसे ये कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? छठे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। ऑप्शन में दिया गया है अल्बुकर्क, क्या है? अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां नंबर है, आपसे पूछ रहा है 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? 1759 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, डच फ्रांसीसी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आठवां नंबर है, इसमें कह रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। भाई सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक करके हमें इंडिकेट मोटिवेट ज़रूर किया करें।
8वें नंबर पे राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 9वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह भागलपुर, ये भी सही है आपका। तेभागा आंदोलन बंगाल, बिल्कुल सही है। बस चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10वां नंबर है। 10वें में देखिए कूट दिए गए हैं। आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों में कूट दिए गए हैं कि कौन सा कूट सही है और कौन सा कूट आपको करना चाहिए सही। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, किसने किया था भाई? कौन कौन शामिल था इसमें? तो ऑप्शन में दिया गया है शकील अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आज़ाद। 10वें नंबर पे राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? शकील अली और मोहम्मद अली। तो दोनों अली अली वाले शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 10वें में ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? 11वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर बी कर लेंगे, बहरीन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहरीन। बहरीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो बहरीन को ऑप्शन नंबर आप बी राइट कर लेंगे। 12वें पे आ जाइए। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? पंपास कहते हैं, लानोश कहते हैं, पार्कलैंड कहते हैं या फिर कैंपोज कहते हैं। ये 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए हैं। दिनेश कार्तिक, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो, जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए। आदर्श गौड़ सर, बीएड की काउंसलिंग जब होगी ना शुरू, अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक यहीं से मिलती है। डेली हम एक वीडियो देकर के आपको गुमराह नहीं करते हैं, और जो अपडेट यहाँ से मिल चुकी वो और कहीं से आपको मिली भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपने देखा होगा कि सबसे पहले वीडियो मैंने दी थी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज सर्च कर सकते हैं अपडेटेड वाली लिस्ट में। वहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितनी नहीं हैं, और किस स्ट्रीम की कितनी सीटें हैं। तो आप अपनी लिस्ट को तैयार रखिए कि पुरानी लिस्ट नहीं है। मैं जो लिस्ट आपको प्रोवाइड मैंने किया था उसमें लिस्ट नहीं प्रोवाइड करी थी, मैंने आपको साइड बताई हुई थी। उस साइड में आपको जाना है और यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। अब जैसे मैं कानपुर की बात करूं तो मुझे अगर कानपुर में एडमिशन चाहिए तो मैं तो CSJMU यूनिवर्सिटी जो है इसको सर्च करूंगा, कानपुर यूनिवर्सिटी को। अब इससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज होंगे, वो चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट में एडेड लिखा होगा या फिर गवर्नमेंट लिखा होगा जो फुल्ली गवर्नमेंट होगा, और एडेड भी गवर्नमेंट की श्रेणी में आते हैं, और प्राइवेट जिसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड। ठीक है, तो उसमें से हम देख लेंगे कि हमें चाहिए किसमें चाहिए। उनका कोड लिख लेंगे, कोड होता है कॉलेज कोड। ठीक है, हाँ, तो हम ये देख लेंगे ना कि कौन कौन से कॉलेज शामिल हैं। अब जैसे हमारे घर के आसपास वाले कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, इसकी लिस्ट बना लेंगे। जब काउंसलिंग करवाएंगे तो वही कॉलेज हम काउंसलिंग में लॉक कर देंगे, तो हमें समस्या नहीं होगी। वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ बेटा, सब कुछ मैं दे चुका हूँ। बस आप लोग क्या है ना, थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। ध्यान देना मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग
अच्छे से हमारी बात को समझो और उसको लाइक करके दोस्तों तक शेयर करो, तो सबके पास वो चीज़ पहुँचे। अब कुछ के पास पहुँच पाती है, वो लोग उस नॉलेज को वहीं तक ही रखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, और आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती। आप देखिए तो एक बार सर्च करिएगा। हाँ, सबसे पहले मैंने ही वीडियो दी हुई थी। अब मेरे नॉलेज में सबसे पहले, बाकी का नहीं पता मुझे, 12वें नंबर पे इसमें कह रहा मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है। तो 12वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर सी कर लेंगे, पार्कलैंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 13वां नंबर। देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल करवाया हुआ था, ऑप्शन चेंज हो गए आज। कल मैंने करवाया हुआ था, आज ऑप्शन चेंज हो गए हैं। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। रविता बहुत लेट कर दिया आपने, गुड मॉर्निंग। ग्राफ का क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, और ग्राफ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राफ मतलब ग्राफ क्या होता है, आपको लगता है कि ग्राफ है, बड़ा है, हमसे गलत हो जाएगा, होगा नहीं भैया। इसमें आपको ये पता होता है कि हमारे आंसर सही ही हैं। ग्राफ अगर कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे आंसर जितने भी हैं वो सही ही हैं, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम का अयस्क है निम्न में से 13वें पे राइट आंसर क्या करोगे, बैक साइड कर लोगे, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। देखिए फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, 14 नंबर पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। भाई अगर नहीं फसलों का आवर्तन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। भाई मृदा की जब उर्वरता बढ़ेगी नहीं तो फसलों का आवर्तन कैसे होगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 15 नंबर है। 15 में आपसे कह के आ रहा है कि केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। नारियल है, काली मिर्च है, रबड़ है, चावल है। 15 नंबर पे देखना है कौन कौन आंसर सही दे पा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए 15 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाता है कि नारियल की खेती होती है, काली मिर्च की खेती होती है और रबड़ की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, चावल की नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मतलब प्रसिद्ध किसकी खेती सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से होती है, तो यही नारियल, काली मिर्च और रबड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है। 16 में आपसे ये कह रहा है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। 16 नंबर पे देखिए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो उसे रेपो दर कहते हैं, उसे बैंक दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, या फिर संविधिक तरलता दर कहते हैं। 16 नंबर पे राइट आंसर सी हो जाता है, उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है। आपसे कह रहा है कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को खाली जगह कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी से कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को खाली जगह कहते हैं। आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार के साथ साथ संकुचन, विस्तार और संकुचन एक साथ। 17 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या कर लोगे, आपूर्ति में विस्तार। देखिए आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति विस्तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। देखिए 18 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर लेंगे, निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 19 नंबर है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जल्दी से कीजिए फटाफट से। और 19वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नाइनटीन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। देखो मिलान किस प्रकार से किया है, अल्पाधिकार यानी कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता, और एकाधिकार की बात करेंगे तो एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 20 नंबर। 20 में आपसे ये कह रहा है कि वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो एक दिष्ट, तटस्थ, बाजार मांग, हाश मांग। 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। कल का प्रश्न पत्र आसान था, आज का थोड़ा अच्छा लेकर के आए हैं कठिन प्रश्न पत्र। 21 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होंगे? तो देखिए, प्रधानमंत्री हो गया, नीति आयोग का सदस्य हो गया, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर। 22 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? बाईसवें नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे, जिसमें दिया लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 22वें पे अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, या फिर संविधान का रक्षक, या ये सभी? तो उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 23वें नंबर पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 24 नंबर है, कह रहा है एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का अर्थ है। 24 पे राइट आंसर डी कर लेंगे, जिसमें दिया गया है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। आज जो आपकी 1 बजे से क्लास होगी, 1 बजे से क्लास होगी, ठीक है। ये 1 बजे वाली जो क्लास है ये रीजनिंग की होगी, और इसमें मैं सभी चैप्टर का एक मिश्रण, जिसको कह सकते हैं एक रिवीजन कह लो या एक मॉडल पेपर कह लो। लेकिन क्या होता है, देखिए आपके में रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं केवल 5, ठीक है, और टॉपिक कई सारे हैं। तो उन सभी टॉपिक को लेकर के भाई 5 प्रश्न आने हैं, लेकिन टॉपिक तो कई सारे हैं ना, तो वो सभी टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, आज करवाने वाले हैं। तो 1 बजे वाली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, और इसमें हम सारे जो टॉपिक हैं जो भी पूछे जाने हैं सबके 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आपको बता दें, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है, संभावित है। ग्राफ की क्लास के साथ, देखिए ग्राफ तो अभी मैंने करवा दिया ना, ग्राफ तो मैंने अभी करवा दिया है, लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो फिर क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहले मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग जो आपका है, रीजनिंग में जितने टॉपिक आने हैं, तो जितने टॉपिक आने हैं टॉपिक वाइज मैं सारे क्वेश्चन 1-1, 2-2 क्वेश्चन करवा दूँ। बेटा टाइम याद रखो ना, टाइम आपका 1 बजे है। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है
तो आप 1 बजे चैनल पे आकर के 1:05 पर विजिट कर लेना, आपको क्लास लगी हुई या चलती हुई मिल जाएगी। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक तंत्र का अर्थ क्या है? 24वें पे राइट आंसर डी कर लेंगे, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे ही पूछा गया है कि स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? पच्चीस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रतावाद की अगर बात की जाए तो इसमें ये सभी शामिल हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। मैथ भी तो करवा रहे हैं, मैथ भी करवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? पूरा एक मॉडल पेपर करवाते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं, टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएं। इसमें कह रहा वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी जो आपकी गाड़ी में लगा होता है और आप जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको मापता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे चालमापी कहते हैं, पथमापी कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, किलोमीटर। तो देखिए 26 नंबर में अगर कॉमन सेंस से आप आंसर दोगे तो ना तो ऑप्शन नंबर थर्मोमीटर सही है और ना ही किलोमीटर सही है। अब चालमापी है कि पथमापी है, तो इसको देखिए हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं पथमापी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर। इसमें कह रहा है कि गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? 27 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है। इसमें क्या रहा, निम्न में से बताइए कौन एक ठोस शॉल का एक उदाहरण है? 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लेंगे, रंगीन रत्न पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। इसमें क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतया बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? निम्न में से कौन सी धातु या अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतया बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? 29 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। इसमें कह रहा है कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन है, श्वसन है और जनन, ये मुख्य क्रियाएं हैं, कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 30 पे राइट आंसर हो जाएगा, एक कोशिका द्वारा। अगर हम थोड़ा समय लेते, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग के आंसर तो आ रहे हैं। अब समय अगर हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो आप लोग कहते हैं बहुत स्लो करवा रहे हैं क्लास को, तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप तुरंत आंसर दीजिए फटाक से। चलो कोई बात नहीं, अब लो हमने आपको समय दे दिया, भरपेट आराम से जब लगे कि हाँ हमने कर लिया तब हमें बता देना, हम सॉल्यूशन करा देंगे। थोड़ा स्लो हो जाओ कि भाई सबके आंसर आ जाएं, तो फिर आप लोग बोलते हो सर बहुत लेट कर रहे हैं, फास्ट कराइए। जीरो, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? चलो हमने समय दे दिया, आप लोग आंसर करिए 31 में।
नहीं गुस्सा, अरे हम क्यों गुस्सा होंगे भाई, मैं आपसे बोलता रहता हूँ आप लोगों से, कोई भी समस्या है या कोई, हाँ कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगता है कि ऐसी कमी है सर, ऐसा इम्प्रूव करिए, ऐसा करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शाम को पुलिस वाला बैच आपका कंटिन्यू कर रहे हैं 9 बजे से क्लास, तो जिनको पुलिस की तैयारी करनी है कांस्टेबल की। इकतीस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे भाई, ए कर लोगे। अब 312 हुआ कैसे, आया कैसे, इसमें क्या रहा, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम यानी बड़ी और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो समझना मेरी बात को, जब इसने बोला बृहत्तम तो इन 3 अंकों से बृहत्तम संख्या एक ही बन सकती है, कौन सी, 420, और छोटी संख्या कौन सी बन सकती, तो 204, ये छोटी संख्या बन सकती है। ये लघुत्तम है और ये बृहत्तम है, इनका औसत बोला है, तो औसत कैसे निकालोगे, देखो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याएं 2 हैं ना तो दोनों को जोड़ दो, और 2 संख्याएं हैं 2 से भाग कर दो, जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, 624, 2 से भाग करोगे तो 312 आंसर आ जाएगा। बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या और लघुत्तम मतलब छोटी संख्या, 3 अंकों की बनानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 32 नंबर, इसमें ये कह रहा है कि यदि n प्राकृत संख्याएं हो तो किस संख्या को n, n+1, n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, चलिए बताइए। n प्राकृत संख्या हो तो किस संख्या को n, n+1, n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करिए, देखो कितनी जल्दी मुस्कान का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, बात ये बताओ कि अगर हम n की जगह 1 पुटअप कर दें, देखना अभी आंसर खुद दोगे आप लोग। हमने यहाँ पर क्या किया, n की जगह 1 पुटअप कर दिया तो कौन सी संख्या बन जाएगी, देखो 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया और मल्टीप्लाई 3 हो गया, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पर 6 मिल रहा है। n अगर प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो किस संख्या को इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो 6 को इस रूप में लिख सकते हैं। क्या 3 को लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते हो, 3 को इस रूप में लिख ही नहीं सकते हो, ना 5 को लिख सकते हो ना 7 को लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त ना करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, करके दिखाओ जरा, देखें कितने लोग कर पाएंगे। देखो जब भी ये वैसे क्वेश्चन अगर आप करोगे या सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा है, हालांकि आसान कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लड़कों की बात करी गई तो बॉयज़ हो गया और गर्ल्स हो गया, इनकी जो संख्या है वो 3:2 है। क्या है, 3:2 है, 3:2 है। अब यहाँ पर आगे जब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। कह रहा है 20% लड़के तथा 40% लड़कियाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो देखो 20% यहाँ पर 300 का अगर निकालोगे आप, 20% 300 का निकालोगे तो 60 हो जाएगा। 40% लड़कियों का अगर आप 200 में निकालोगे तो 80 हो जाएगा। इतने लोग हैं जो कि छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। कह रहा तो छात्रवृत्ति प्राप्त ना करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कितने प्राप्त नहीं करते हैं, तो 240 इधर हो गया
और इधर अगर निकालोगे तो 120 इधर हो गया। तो टोटल अगर यहाँ पर आप करते हो तो टोटल करने पर आपको कितना मिल जाता है, 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 500, ऊपर ऐड कर लिया इनको, ऊपर इनको ऐड कर लिया। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के लड़कियां जोड़ करके 500 ही तो हैं, 300 200 मिला करके 500, 100 से गुणा कर दिया क्योंकि हमें निकालना परसेंट है। अब आगे आप कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 360 को डिवाइड कर दो। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72% आंसर आएगा। अब कितना आसान प्रश्न है बताओ, 33 नंबर में 72% आ गया, कितना आसान प्रश्न है। कोई समस्या, किसी को ना समझ आया हो तो आप मेरे को बताओ। चलिए सेशन को लाइक भी कर दिया करिए। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए करिए आंसर बताइए जल्दी से। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से, मैंने आपको समय दे दिया। मैंने आपको समय दे दिया, भरपेट समय दिया, आराम से करिए, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है, एक जगह फॉर्मूला आपका बन रहा है प्लस में, यानी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और एक जगह बन रहा है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे अगर देखोगे तो ए मल्टीप्लाई बी है। सॉल्व कर लिया ऊपर, तो ऊपर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस, ये माइनस लगा हुआ 4ab, नीचे कितना है ए बी, ये से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अब कहोगे ये कैसे आपने कर दिया बच्चा, जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे स्क्वायर को, इसको तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab ये बनेगा, ठीक है। नीचे कितना चल रहा है, ए बी चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट पिट रहा है, ये कट पिट गया, क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो ये बन जाएगा 4ab, नीचे कितना दिया गया ए बी से ए बी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 35 नंबर। चलिए आंसर करिए जल्दी से फटाफट से सभी प्यारे भाई बहन। देखिए करने का बहुत बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं कि ऊपर से 6n कॉमन मिल जाएगा तो 6 की पावर 3 बचेगा और -32 बचेगा। एक सेकेंड, 32 इंटू 6 की पावर 1, तो 1 है तो कोई नहीं, ये इंटू लगा हुआ है, ठीक है, इंटू है, दशमलव नहीं है, ये इंटू है, इंटू बोले तो मल्टीप्लाई। 6 की पावर n नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो 6 की पावर 2 बचा, -2 इंटू 6 की पावर 1 बचा, तो 6 लिख लेंगे। आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो 6 की पावर n ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर यहाँ पर देखिए अगर ये आप ओपन करते हो तो 216 आता है, 6 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो 6 का गुणा 32 में करोगे तो 6 दूनी 12 होता है, 2 हो गया, ठीक है। 6 त्रिका 18, 18 और 1 कितना हो गया 19। नीचे आ जाओ, 6 का वर्ग करोगे 36,
6 दूनी 12, नीचे 24 बन गया, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 21 से 19 यानी यहाँ पर नीचे बचेगा 3, सॉरी 3 कह रहे हैं 2, और नीचे भी आपका कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। काटोगे तो 1 बन जाएगा आंसर आपका, कितना आ गया 1, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। बेटा प्रैक्टिस तो करोगे ना, कि वो भी नहीं करोगे आप। नेहा बहुत लेट हो गई आप, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे समझ में सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर आपके स्क्रीन पर है। बुलावा, माता का बुलावा, कौन सा प्रत्यय है इसे? बुलावा 36 में सी राइट आंसर कर लोगे, आवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 37 नंबर। 1 बजे से पूरी रीजनिंग करवाने वाला हूँ मैं, एक ऐसी क्लास जिसमें रीजनिंग के वो सारे टॉपिक शामिल होंगे जो आपके सिलेबस में हैं। रति किस रस का स्थायी भाव है? 37 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। 38 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे भैया? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? आलम नहीं है, अकाल नहीं है, आश्रम नहीं है, तलवार हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर है। इसमें कह रहा है कि तुलसी राम नाम सब मीत न आना, नहीं सॉरी आना नहीं है, आन है। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? 39 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, बरवे। कौन सा है? बरवे है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें ये कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ यानी बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है। 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे 1 बजे वाली क्लास में। 1 बजे वाली क्लास आपकी रीजनिंग की वेरी स्पेशल क्लास होने वाली है। हर हर महादेव। प्रियंका आप तो लास्ट में आई हैं, मतलब अब तो क्लास